करें 1-800-313-1212। अटल जी की विरासत कैसी थी उस दौर की सियासत। जानिए भारत के 2 रत्नों की कहानी। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की जुबानी। 2014 में डीडी न्यूज के साथ आडवाणी जी की एक्सक्लूसिव बातचीत। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का विशेष साक्षात्कार आज रात 9 बजे। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पीएम मोदी ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले की जानकारी आज देश के साथ साझा की, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो खुद आडवाणी जी ने और उनके परिवार ने भी इस सम्मान के लिए खुशी जाहिर की है। आडवाणी जी के योगदान पर हम न्यूज नाइट पर करेंगे विशेष चर्चा। होगी बात पीएम मोदी के ओडिशा दौरे की भी, जहां उन्होंने 70,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय। आडवाणी जी ने पत्र लिखकर जताया आभार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और देश भर के गणमान्य लोगों ने आडवाणी जी को सर्वोच्च सम्मान देने के निर्णय पर जताई खुशी। आडवाणी जी को राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प का बताया प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में करीब 70,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी किया संबोधित, कहा लालकृष्ण आडवाणी ने परिवारवादी विचारधारा को दी चुनौती। प्रधानमंत्री ने कहा न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का किया उद्घाटन। 3 नए आपराधिक कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर दिया गया है जोर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा पीएलआई का मकसद भारत को विनिर्माण क्षेत्र का पावर हाउस बनाना। अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिभागियों सहित 1200 से अधिक हितधारकों ने पीएलआई पर नई दिल्ली में की बैठक। पीयूष गोयल ने कहा पीएलआई केवल एक किक स्टार्ट की तरह। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा मंदिर में निर्माण कार्य फिर होगा शुरू। परिक्रमा की दीवार तथा प्रथम और द्वितीय तल पर राजा राम दरबार का काम दिसंबर 2024 तक होगा पूर्ण। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहली पारी में 253 रन पर सिमटी इंग्लैंड की टीम। भारत को मिली 143 रन की बढ़त। जसप्रीत बुमराह ने झटके 6 विकेट। और सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से आडवाणी जी को नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी आज देश के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि एल.के. आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
लालकृष्ण आडवाणी और उनके परिवार ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है। भारतीय राजनीति में शालीनता और शुचिता के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अध्येता, स्वराज से सुराज की संकल्पना के ध्वजवाहक, राजनीति में नैतिक मूल्यों के संवाहक, संघर्ष समर्पण की प्रखर वाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए एक समर्पित जीवन, जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की अजस्र धारा का प्रवाह किया। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रत्नगर्भा मां भारती के कोख से एक रत्न का जन्म होता है और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान होता है। लालकृष्ण आडवाणी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला और फिर 14 साल की उम्र में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबद्धता यह स्पष्ट करती है कि लालकृष्ण आडवाणी को बचपन से ही अपने राष्ट्रीय दायित्व का बोध हो चुका था। आजादी के साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी ने लालकृष्ण आडवाणी के संकल्प को और मजबूत किया और भारत आकर वे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के संकल्प के साथ राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के रूप में काम करने लगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने और 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लालकृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने अनथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीट हासिल हुई और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। 1996 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की 13 दिन की सरकार, 1998 में बीजेपी की 182 सीटों के साथ एनडीए की 13 महीने की सरकार और 1999 के मध्यावधि चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक चली एनडीए की सरकार के मुख्य शिल्पकार लालकृष्ण आडवाणी रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला और बाद में बतौर उप प्रधानमंत्री सामाजिक नीतियों के निर्माण के सूत्रधार रहे। सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर विश्व में भारत के स्वाभिमान की स्थापना, लालकृष्ण आडवाणी ने अपने निर्णयों से भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर अमिट रेखा खींची। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था। लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा ने भारतीय जनमानस को सांस्कृतिक दास्ता की बेड़ी को तोड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और उसी की सकारात्मक परिणति को आज पूरी दुनिया ने दिव्य, भव्य,
नव्य राम मंदिर के रूप में देखा है। आज मां भारती के साथ साथ कोटि कोटि भारतीय हर्ष से आनंदित हैं मां भारती के सपूत को दिए जाने वाले भारत रत्न सम्मान से। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आडवाणी जी के योगदान को लेकर किस प्रकार का उनको एक रहा है, एक बड़ा लंबा इतिहास है और ऐसे में उनके सम्मान को एक तरीके से भारत रत्न के तौर पर दिया जा रहा है। तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। भारत के रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और भारत के रत्न के तौर पर उनकी पहचान एक नई पहचान के तौर पर। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिल जी, क्योंकि शून्य से सत्ता तक का सफर हम सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया जनसंघ के समय से लगातार, लेकिन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और परिपाटी देने और जनमानस के मन तक पहुंचने का जो काम उन्होंने किया, किस प्रकार के उस योगदान को आप देखते हैं जिसमें एक बड़े परिवर्तन के ध्वजवाहक बने वो? देखिए, मैंने आडवाणी जी की कई रथ यात्राओं में मैंने हफ्ते हफ्ते भर उनके साथ रहा। वो जो आत्मीयता, जो एक अजात शत्रु वाला भाव, जो पत्रकार उनके बहुत क्रिटिक थे, विरोध में भी लिखते थे, आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नाम लेकर बुलाते थे और कहते थे आज आप कोई सवाल नहीं करेंगे। तो वो कोई दुर्भावना का भाव नहीं रखते थे। और जो सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की, जब जैन हवाला मामले में जैन की डायरी में उनका नाम आया तो उन्होंने न केवल लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, ये ऐलान किया कि जब तक मैं इसमें बेदाग साबित होकर नहीं आऊंगा तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर जब वो बेदाग अदालत से साबित हो गए, वो झूठा आरोप निकला, तभी आडवाणी जी वापस लोकसभा में आए। तो इस तरह के जो दूसरे, मुझे याद है 1989 में जब गांधीनगर और नई दिल्ली के 2 सीटों से वो चुनाव लड़े, तब ये बात आई थी कि एक सीट जो है, जो उनके पुत्र हैं जयंत अडवाणी, उनको दे दी जाए। तो आडवाणी जी ने कहा कि मैं इस तरह की राजनीति का जीवन भर विरोध करता रहा हूं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। फिर अगर जयंत को आप लड़ाना चाहते हैं, पार्टी के लोगों से कहा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये जो इस तरह की परिवारवाद का विरोध, शुचिता, आदर्शवाद, जीवन में मूल्यों का, उन्होंने कभी एक बेदाग उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन रहा। कोई काम, कोई धंधा, कोई प्लॉट, कोई जमीन, जो आज के नेता करते रहे हैं, आडवाणी जी उन सब चीजों से एकदम बेफिक्र दूर हमेशा रहे और सिर्फ पार्टी के लिए चिंतन किया और देश और समाज के लिए उनका चिंतन रहा हमेशा। तो मुझे लगता है ऐसे महान राजनेता के लिए भारत रत्न दिया गया बहुत ये सही फैसला है, सूझबूझ भरा है। और कोई भी सम्मान के आडवाणी जी हकदार हैं। वो एक तपस्वी हैं, वो एक सन्यासी हैं। उनका पूरा जीवन जो है राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्रवाद के लिए, सांस्कृतिक जो हमने कहा कि राष्ट्रवाद के लिए और राम मंदिर के लिए, जिस तरह उनकी जब 1990 में उन्होंने यात्रा निकाली, आप अगर उस समय के दृश्य देखें, रात भर लोग 12-12 बजे तक लोग सड़कों पर खड़े रहते थे, उनका अभिवादन करते थे। और आडवाणी जी बस एक ही नारा बोलते थे, सौगंध राम की खाते हैं, और फिर भीड़ बोलती थी मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल, 22 जनवरी को एक तरीके से दिन भी हम सबने देखा है। लेकिन असर एक चीज और, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज ओडिशा में एक जनसभा के समय उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उस वक्त के परिवारवाद जैसी राजनीति की विसंगतियों को चुनौती देने का काम भी आडवाणी जी ने जिस तरीके से किया, वो एक नई परिपाटी की रेखा खींचने वाला था। आप किस तरह से देखते हैं उस बदलाव की कहानी को? देखिए, आप आडवाणी जी हमेशा कहते थे, 1980 में जब भाजपा बनी उसके बाद से उन्होंने कहा था, भाजपा बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, ये उनका स्लोगन था। वो कहते थे हम सब बुराइयों से, विसंगतियों से, विकृतियों से भिन्न राजनीति करेंगे और हमारे लिए राजनीति पद पाने का माध्यम नहीं है, राजनीति के माध्यम से हम राष्ट्र की, समाज की, देश की सेवा करेंगे। ये एक मिशन, ये एक सपना, ये एक लक्ष्य उनका था। और जो आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो एक तरह से काफी उनका, आडवाणी जी का सानिध्य उनको मिलता रहा है। और सोमनाथ से जब 1990 में राम रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो वो जो पहला चरण था, यानी शुरुआत थी, उस राम रथ के सारथी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ही थे। ये लोगों को, शायद आज के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। तो तब वो वहाँ गुजरात प्रदेश में भाजपा का काम करते थे और वो भी उसी तरह से, जैसे आडवाणी जी संघ के प्रचारक की पृष्ठभूमि से भाजपा में, जनसंघ में आए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी संघ के प्रचारक की भूमिका से ही उसी तरह सेवा करते हुए भाजपा में आए थे। तो वो हम सब लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी जी की और आडवाणी जी की जो ट्यूनिंग रही, जो उनका बहुत ही बेहतरीन, और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि राजनीतिक गुरु हैं एक तरह से आडवाणी जी मेरे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सारी मर्यादाएं, सारे आदर्श, सारे सिद्धांत और बेदाग राजनीति, निश्चल, निष्कपट, ये सब, और सिर्फ राष्ट्र का चिंतन, सिर्फ समाज का चिंतन, सिर्फ जनमानस की सेवा। तो ये जो आडवाणी जी के जीवन के पहलू हैं,
और वो कभी भी अनर्गल बोलना, किसी विरोधी के बारे में भी कभी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी से वो हमेशा बचते रहे। बहुत ही शालीन था, इसीलिए कभी जो उनके आलोचक थे, विरोधी थे, वो भी कभी उनके बारे में बोल नहीं पाते थे। क्रॉस द पार्टी शायद इसीलिए उनकी स्वीकार्यता को लेकर बात की जाए या उनके प्रति सम्मान की बात की जाए, वो आज भी दिखाई पड़ती है। जब यह खबर आई उसके बाद से तमाम लोगों ने इस बात के लिए उनको बधाई भी दी। अनिल जी, फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम संस्मरण को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं 24 दिसंबर 2014 को वरिष्ठ राजनेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न देने का आज खबर आई है, उनसे डीडी न्यूज़ ने उस वक्त खास बातचीत की थी। इस पूरे खास मुलाकात का आज रात 9 बजे डीडी न्यूज़ पर पुनः प्रसारण किया जाएगा। तो 2014 के इस खास मुलाकात के कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा आप। और फिलहाल यहाँ पर एक टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद खबरों का सफर लगातार जारी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ वो भारत रत्न स्वीकार करते हैं। आडवाणी जी को उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है। तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को
देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी जी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया और बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री को देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। खुद आडवाणी जी ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि वह पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ये सम्मान स्वीकार करेंगे। भारत रत्न के ऐलान के साथ ही आडवाणी जी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री LK आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को देश के एक महान सपूत का सम्मान बताया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास, राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तय करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लालकृष्ण आडवाणी को आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसन्नता जाहिर कर ये कहा कि हम सबके लिए ये गौरव की बात है। जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद आडवाणी जी के परिवार ने काफी खुशी जताई और मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is wonderful to note that at this stage of his life, his efforts are being recognized in this magnificent way. आडवाणी जी ने अनुकरणीय मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है। एक विद्वान राजनेता के रूप में उन्होंने देश के लिए असाधारण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर
महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे तो राज्य को उन्होंने करीब 70,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने रेल, सड़क, विद्युत, प्राकृतिक गैस, कोयला जैसे ढांचागत विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर कनेक्टिविटी और ढांचागत विकास के लिहाज से पीएम मोदी का आज का ये दौरा ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए विकास के लिहाज से भी काफ़ी खास माना जा रहा है। आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला। अनेक रुकावटों के बावजूद ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है। आज भी यहां नेशनल हाईवे, उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण
4 तरफा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबनपुर जिला यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में आज एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अंतरिम बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे गरीबों को सशक्त करने की गारंटी बताया। प्रधानमंत्री ने गरीबों का बिजली बिल जीरो करने के लिए केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा पहल को अहम बताया है। हम एलईडी बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि बिजली का बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है कि देश के गरीब का बिजली बिल भी जीरो हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा हुआ था, जबकि आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसकी वजह यह है कि युवा शक्ति के पीछे ईमानदार भाजपा सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी आदिवासी समाज की प्रतिनिधि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। तो प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे पर हम चर्चा भी करेंगे। इस पर जुड़ा हमारा विशेष भी है पीएम का ओडिशा दौरा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर फोकस। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ओडिशा से ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। सवाल यही, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस आज प्रधानमंत्री की यात्रा में रहा। किस तरीके से आप देखते हैं ओडिशा के लिए, पूर्वी भारत के लिए? उनका फोकस जो है काफ़ी पहले से जो है वो
ढांचागत विकास पर रहा है। और आज उन्होंने उड़ीसा में जो किया, जैसी परियोजना का 68,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन किया या उनके लिए आधारशिला रखी, ये सब ढांचागत विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन्होंने IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा उड़ीसा को। IIM 2021 में उन्होंने उसके टेम्पररी आधारशिला रखी थी उन्होंने उसकी, और अब आके उन्होंने परमानेंट कैंपस का उद्घाटन किया है। IIM को उड़ीसा के उस क्षेत्र में ले जाना, ये भी उनकी सोच का हिस्सा था, क्योंकि उड़ीसा में अधिकतर ऐसी योजनाएं जो हैं या अधिकतर ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो भुवनेश्वर या कटक कोस्टल बेल्ट में जो है, तटीय क्षेत्र में रहे, जो पहले से विकसित है। तो इससे एक रीजनल इम्बैलेंस पैदा होता था और काफी दिनों से एक डिमांड थी कि नहीं, उस क्षेत्र में भी इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स को आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने काफी सोच समझ के ये कदम उठाया, और आज जो परमानेंट कैंपस बना है IIM संबलपुर का, इससे उस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को और बल मिलेगा जी। और उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वो कोयले से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं, पावर से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं, ऊर्जा से सीधे कनेक्टेड परियोजनाएं हैं जी, गैस पावर से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं। उन्होंने धामरा अंगुल गैस लाइन सेक्शन का उद्घाटन किया, जो कि उड़ीसा को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ दे। और उन्होंने रोड के क्षेत्र में, देखिए रोड विकास जो है, सड़क विकास के क्षेत्र में, ये भी ढांचागत विकास से जुड़ा हुआ है जी। इन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, रेल दोहरीकरण का उद्घाटन किया, दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ये सोनपुर पहली बार नेशनल रेलवे मैप पे आया। उन्होंने पूरी वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे सोनपुर जो है पहली बार जो है देश के रेलवे मैप पे आया। तो सर आपको लगता है जी सर, आपको लगता है कि एक पूर्वी भारत में जो एक रीजनल इम्बैलेंस कह सकते हैं कि विकास को लेकर रहा था, उस गैप को पूरा करना, उसके अलावा उड़ीसा में भी किस प्रकार से एक डेवलपमेंट को बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में ले जाना ताकि सभी इलाकों तक वो विकास हो, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट भी दिखाई पड़ता है सोच में? सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप देश की पूर्वी भारत के विकास की बात करें तो बिना उड़ीसा के विकास के पूर्वी भारत के विकास की बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उड़ीसा जो है पूर्वी भारत का एक अभिन्न अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। एक जमाना हुआ करता था, आज से 3 दशकों पहले, जब लोग उड़ीसा पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब उड़ीसा काफी विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। उनकी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, या जब वो पूर्वी भारत के विकास की बात करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा उड़ीसा की एक इमेज रहती है कि उड़ीसा का विकास होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये तो कहने की बात है, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा से उनकी सरकार में 3 उड़िया मंत्री हैं, 2 उड़ीसा से सांसद हैं और तीसरे मंत्री भी जो है वो उड़ीसा के हैं, वो कहीं और से सांसद हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उड़ीसा को कितना महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, जी सर, एक चीज जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि एक महत्व देना उड़ीसा को, वो भी दिखाई पड़ता है। दूसरा एक चीज़ है सर, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि तमाम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके तहत जैसे 25 लाख आवास उड़ीसा के लोगों को मिले हैं, 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, धान की खरीद 2014 के मुकाबले से अगर बात की जाए तो लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ी है, और 55 लाख महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन मिला। तो आपको लगता है कि रीजनल डेवलपमेंट के साथ साथ जो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से भी उड़ीसा को एक बड़ा संबल साफ तौर से मिलता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, और इस सरकार ने उड़ीसा को जितना संबल दिया है, केंद्रीय योजनाएं हैं, इस सरकार की, मोदी सरकार में जितनी केंद्रीय योजनाएं उड़ीसा में आई हैं या उनका जितना फायदा उड़ीसा को मिला है, मेरे ख्याल से इससे पहले की किसी भी सरकार में उड़ीसा को केंद्रीय योजनाओं का इतना फायदा नहीं मिला। वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो धान की बिक्री का सवाल हो, किसी भी चीज का कोई भी योजना हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, मतलब एलोकेशन जो है, पैसे भी सबसे ज्यादा इस सरकार ने दिए हैं उड़ीसा को। और इसका विशेष ध्यान रखा है सरकार ने कि ये योजनाएं ठीक ढंग से लागू हों, इसके लिए वो बार बार राज्य सरकार को भी आगाह करती रही है। और प्रधानमंत्री पर्सनली, निजी तौर पर इसमें रुचि लेते रहे हैं उड़ीसा के विकास में।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि अगले 5 साल तक उड़ीसा के 3.5 करोड़ लोगों को राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका प्रावधान भी मोदी सरकार ने गारंटी के तौर पे कर दिया। सर, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े थे। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शरीक हुए। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जांच और न्याय के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा ये कार्यक्रम राष्ट्रमंडल देशों के बीच न्याय और कानून के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शरीक हुए। पीएम ने अपने संबोधन में नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए नजरिए के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया। The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. There is a need to rethink, reimagine, and reform. This includes modernizing legal systems that deliver justice. This includes making our systems more flexible and adaptable. न्याय के क्षेत्र में भारत में हुए प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि भारत अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने इवनिंग कोर्ट
और लोक अदालतों जैसे प्रयासों में मिली सफलता का भी जिक्र किया। In 2014, the people of India blessed me with responsibility of becoming the Prime Minister. Before that, I worked as the Chief Minister in the state of Gujarat. Back then, we decided to set up evening courts. This helped people attend court hearing after their work hours. This gave justice but also saved time and money. Hundreds of thousands of people benefited from this. Friends, India also has a unique concept of Lok Adalat. It means people's court. These courts provide a mechanism to settlement of small cases related to public utility services. This is a pre-litigation process. Such courts have resolved thousands of cases and ensured easy justice delivery. प्रधानमंत्री ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारत में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से लोगों को न्याय की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। India is also modernizing laws to reflect the present realities. Now, the 3 new legislations have replaced more than 100-year-old colonial criminal laws. Earlier, the focus was on punishment and penal aspects. Now, the focus is on encouraging justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear. न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां विषय पर आयोजित ये सम्मेलन न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और आधुनिक कानूनी शिक्षा में सुधार पर विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया भर के दिग्गज कानून जानकारों का यह सम्मेलन न्याय और कानून क्षेत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत बनाने की भी शानदार पहल है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर जो भी औपचारिकताएं हैं राज्य सरकार उसको तेजी से पूरा कर रही है और विधानसभा के इस विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने शनिवार को नई दिल्ली में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं के तहत एक हितधारक बैठक पीएलआई संभावना का आयोजन किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सभी 14 पीएलआई योजनाओं से जुड़े 1200 से अधिक हितधारकों के साथ ये अपनी तरह की पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को शुरुआती समर्थन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब सभी क्षेत्रों में 740 लाभार्थी एक साथ एक मंच पर आए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएलआई का मकसद भारत को विनिर्माण क्षेत्र का पावर हाउस बनाना है और इस मामले में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। PLI is one of the most successful programs, as was mentioned by nearly every participant. It's the first time all 746 of all sectors have come together. Otherwise, quarterly there's a review with each sector, which the ministry does. But DPIIT this time called all the 746, and all other officials, mostly at secretary level, were there. It was an absolutely outstanding engagement. 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से अयोध्या में देश दुनिया से राम भक्तों का रामलला के दर्शन का तांता लगा हुआ है। इस बीच राम मंदिर के बाकी बचे हुए काम को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के परकोटे में तयशुदा अन्य निर्माण शामिल है, तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए होने वाले निर्माण कार्य को भी शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 फरवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से मंदिर निर्माण के कार्यों को जोरों शोरों के साथ शुरू करने की तैयारियां हो गई हैं। निर्माण कार्य में मंदिर के परिक्रमा की दीवार के कार्य के साथ साथ प्रथम और द्वितीय तल पर राजा राम के भव्य दरबार का कार्य भी शामिल है। मंदिर में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। राम मंदिर में परकोटा का काम पूरा होना है। 795 मीटर की परिक्रमा दीवार का काम पूरा होगा। इसके अलावा मंदिर के निचले चबूतरे पर आइकोनोग्राफी का काम भी शुरू किया जाएगा। मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकोनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्र ने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति को राम मंदिर निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र के फर्स्ट फ्लोर का काम अभी होना है। लिफ्ट का भी काम अभी बाकी है। 6000 लॉकर की भी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल के मैदान से बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल 15 और कप्तान रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नाबाद हैं। इस प्रकार अब टीम इंडिया के पास 171 रन की बढ़त है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 253 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 76 रन जैक क्राउली ने बनाए। उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। 47 रन बनाने वाले बेन स्टोक्स टीम के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 6 विकेट हासिल किए। उनके अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल को 1 विकेट हासिल हुआ। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग सहित 9 विभाग सौंपे गए हैं।
दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण सहित 9 विभाग आवंटित किए गए हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया। पुलिस अधिकारी घंटों इंतजार करने के बाद सीएम ऑफिस में नोटिस देकर चले गए। ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से ईडी को हेमंत सोरेन के जमीनों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली थी। एनआईए ने हथियारों और गोला बारूद की सीमा पार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मिजोरम से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए का कहना है कि देश के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार और गोला बारूद की तस्करी का गिरोह चलाने के संबंध में जानकारी मिलने के बाद मिजोरम के ममित इलाके के निवासी लालन गहोमा को आइजोल से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने की बात कही है। फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के अतुलनीय 9 वर्ष नाम के पुस्तक के विमोचन पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रदेश पारदर्शिता के आधार पर देश में नंबर 1 पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।